अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जिस तरीके से फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, मैसेज से मुझे, जब मैंने आप लोगों से बात की कुछ लोगों से, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि आप लोग अपना जो आपकी मंजिल है उसकी तरफ निरंतर बहुत अच्छे रूप से आप लोग गतिमान हो और लगातार आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे हो। साथियों, मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि आप लोगों को वैसे विदित ही होगा कि आयोग ने साफ इशारा कर लिया है कि अक्टूबर में आपका वीडियो वीपीडीओ का और पटवारी के एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से अब अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपके पास 15 दिन, ये आपके पास अगस्त के बचे हुए हैं, और वहीं 1 महीना आप लोगों के पास सितंबर का बचा हुआ है। ठीक है, इस 1.5 महीने सिर्फ आप लोग जो भी आपका सिलेबस बचा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की आप लोग कोशिश कीजिए। और जो भी आपके पास बाकी के आपके 15 या 20 दिन बचेंगे, उस दिनों में आप लोग अपना ताबड़तोड़ रिवीजन शुरू कर देना। साथियों, आज हमारी लगातार जो जीएस की सीरीज और परीक्षा वाणी की जो सीरीज चल रही है, अब मैं आप लोगों के लिए ये बताना चाहता हूं, और निरंतर रूप से मैं भी कार्य में लगा हूं कि जो जीएस की सीरीज होगी, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हर एक दिन छोड़ के आपके बीच हिस्ट्री की क्लास आएगी। ठीक है, जैसे आज आपके पास हिस्ट्री की क्लास आ गई, कल आपको देखने को मिलेगी परीक्षा वाणी की क्लास, फिर हिस्ट्री, फिर परीक्षा वाणी। ठीक है, जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तब हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और जब परीक्षा वाणी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही हम डॉक्टर अजय रावत की जो बुक है उत्तराखंड का इतिहास, उसे हम पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है? आप लोग जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए, जितने नोट्स बना पाते हैं उतने नोट्स बनाइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग नोट्स बिल्कुल शॉर्ट बनाएं, और उन बिंदुओं को आप लोग, अब वो टाइम नहीं बचा है साथियों जब आप लोग बिल्कुल लंबे लंबे, चौड़े चौड़े और बड़े बड़े नोट्स बनाएं। ठीक है, आप लोग सिर्फ इतनी इतनी चीज़ें करें जो आपके लिए, आपको लगता है कि हमें याद नहीं है, हमें, और ये हमारे लिए परीक्षा उपयोगी है, उन चीज़ों के आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाएं। उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बता देना चाहता हूँ। आप लोग देखिए, पटवारी हो गया आपका, प्लस आपका वीडियो वीपीडीओ हो गया। ठीक है, इन दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आपने वीडियो वीपीडीओ पटवारी की अच्छे से तैयारी कर ली, तो आप लोग ऑटोमेटिकली ही आप लोग बंदी रक्षक की जो एग्जाम होना है आपका, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। ठीक है, अब जब आप इन तीनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे, तो आप लोगों को, आप लोग जो पीसीएस का, ठीक है, जो पीसीएस है उसके प्री के लिए भी आप लोग बिल्कुल, जो आपको पता है एंटी नायब तहसीलदार का, लोअर पीसीएस के जो भी फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है, अपर पीसीएस के, उनका जो प्री होना है दोस्तों, पहले अगर आप लोगों ने इन एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर ली, तो आप उस प्री के लिए भी तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले जिन लोगों ने पीसीएस प्री का और अपर पीसीएस का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वो लोग फॉर्म प्लीज फिलअप कर लें। ठीक है, इतनी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पटवारी, वीडियो वीडियो, बंदी रक्षक, ठीक है, सब इन 4-5 जो ये फॉर्म है, सबका सिलेबस सेम है। जिन लोगों ने पीसीएस प्री का नहीं भरा है, अपर पीसीएस का नहीं भरा है, ठीक है, जिन लोगों ने ये फॉर्म नहीं भरे हैं, वो सबसे पहले इन फॉर्म को भर लें। आप फॉर्म भरने के साथ ही आपका 50% काम हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, पहला स्टेप होता है, इसलिए उसे पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक से भरिए। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को जैसे बोला कि अब जो आपका शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है, शेड्यूल क्या रहेगा, एक दिन परीक्षा वाणी, एक दिन हिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजें करेंगे, आप लोग बिल्कुल उनके लिए प्रिपेयर्ड रहे। ठीक है, अच्छे से जुड़े। अब हमने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बना लिया है। ठीक है, आप लोग मुझे सिर्फ उन कैंडिडेट को मैंने उस व्हाट्सएप ग्रुप में रखा है जो पढ़ाई के प्रति प्रतिबद्ध है। ठीक है, जो सीरियस है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ने के मूड में है, और जिनको कुछ करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, भले आप लोगों के सामने बहुत सारे आंकड़े आ रहे होंगे कि इतने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, ये किया है, सो किया है, लेकिन आप लोग मान के चलिए कि जो रियल कंपटीशन है वो 4 से 5,000 लोगों के बीच है। ठीक है, आपका जो कंपटीशन होना है, सच में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 4 से 5,000 के बीच है।
जो अच्छे ढंग से बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपकी फाइट इन 2.5-3 लाख लोगों के साथ नहीं, आपकी फाइट जो है वो 4 से 5 हज़ार लोगों के बीच है। और ये वो सभी लोग हैं जो आपकी ही तरह, ठीक है, 12 से 14 घंटे, 10 से 12 घंटे, 8 से 10 घंटे, ये सब वो लोग हैं जो कम से कम इतना टाइम देते हैं पढ़ाई को। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप लोगों को कितना टाइम पढ़ाई को देना है, ठीक है। आप लोग इस तरीके का मत सोचिए कि अब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे से हो जाएगा, मैं मेरे को बिल्कुल आलस आ रहा है, ये सो। तो ये सारी चीज आप हटा दीजिए गेम से, ठीक है। अगर आप इन्हें गेम में इंक्लूड रखेंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को गेम से बाहर कर लेंगे, ठीक है। आपको बैठना पड़ेगा, आप बैठ नहीं सकते हो 12-12 घंटे, तो आपको बैठना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन खुद हो जाएगा, ठीक है, तीसरे दिन नहीं होगा, चौथे दिन। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल निरंतर रूप से आप लोग प्रैक्टिस में रहिए, ठीक है। यही कहना है मेरा आप लोगों को। बाकी आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो, बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, ऐसी मुझे अपेक्षाएं हैं, ठीक है। पीडीएफ मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जिन लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड होना है, ठीक है, जो वो लोग मुझे, परंतु वो लोग ही मुझे मैसेज करे जो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है। फालतू में भाई, ना तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग फालतू की चीजें करें, ठीक है। ऐसे लोग नहीं आए ग्रुप में, जो लोग नहीं पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल जो डीएक्टिवेट हैं, तो उन लोगों से मुझे एक्टिव स्टूडेंट्स, एक्टिव लोगों का चाहिए, ठीक है। भले हमारे साथ 50 लोग जुड़े हैं, लेकिन 50 लोग वो जुड़े जो सिलेक्शन लेने वाले हों, ठीक है, जिनके अंदर सिलेक्शन, अगर आप लोगों का कुछ नंबरों से या कुछ किसी कारणवश रह जाता है, लेकिन ऐसा गैप नहीं रहना चाहिए कि हाँ भाई, किस कोई 20 नंबर के अंतराल से है, कोई 15 नंबर से अंतराल से है, ये नहीं, ठीक है। कम से कम ये रहे कि इस एग्जाम में नहीं, लेकिन अगले एग्जाम में, ठीक है, ये 5-6 एग्जाम में, इनमें से कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि इतने एग्जाम में से कहीं ना कहीं आप क्रैक कर पाओ, ठीक है। और दूसरा, वो स्टूडेंट, ठीक है, वो स्टूडेंट ग्रुप के अंदर आए, ठीक है, वो स्टूडेंट ग्रुप को ज्वाइन करें जो जो लोग बिल्कुल क्या है, पढ़ाई के प्रति प्रतिबद्ध है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है वो दे रहा हूँ, ठीक है, 7618172369, ठीक है। तो ये वो नंबर है, ये आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से। इसे 7618172369, और मेरी रिक्वेस्ट है कि वही लोग, ठीक है, वही लोग मेरे को मैसेज करना। मैसेज किस तरीके से करेंगे आप लोग, एक आप लोग अपना नाम लिखेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 चीजें इंक्लूड करोगे और बोलोगे ज्वाइन सर, ठीक है। तो वो लोग ही मैसेज करना जो बिल्कुल प्रतिबद्ध है पढ़ाई के लिए, और जिन्हें सच में, ठीक है, आप, मेरा ये वादा है आपसे कि मैंने बोला है जिस तरीके से कि हाँ भाई, मैं आपके बीच पूरी परीक्षावाणी कराऊंगा, तो पूरी परीक्षावाणी करवाऊंगा, ठीक है। 11-12 चैप्टर हमारा हो गया। अब रही बात जीएस की, तो जीएस के लिए मैं बिल्कुल लगा हूं, लगातार मैं आप लोगों के लिए पीपीटी बना रहा हूं। जितना जीएस का हो पाएगा उतना मैं करवाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग लूसेंट की बुक को, ठीक है, लूसेंट की बुक को अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। कुछ करेक्शन है उसे सही करिए। बाकी आप लोग लगातार लगातार आप लोग पढ़ते रहिए, और बाकी मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, ठीक है। आप बोलोगे कि सर लेक्चर देने लग गए, लेकिन ये थोड़ा कुछ ज़रूरी बातें थी जो आप लोगों को बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे ग्रुप को, पर उससे पहले आप लोग मेरे को मैसेज कर लेना, और आप लोग क्या करना, ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना नाम जरूर मेंशन करना, ठीक है। चलिए, अब देखिए, आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है साथियों, वो होने वाला है इतिहास। हम पढ़ रहे हैं, और इतिहास के अंदर जिस 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 पोर्शन को, जिस पार्ट को हम सबसे पहले कर रहे हैं, वो है प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो आपके सिलेबस में है, चाहे वो पटवारी का सिलेबस है, चाहे वो आपका वीडियो का सिलेबस है, चाहे बंदी रक्षक का सिलेबस है, उसमें है आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। एक चैप्टर आपका हो चुका है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है आपका आज वैदिक सभ्यता।
तो वैदिक सभ्यता को हम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहली स्लाइड है दोस्तों। सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर आपके सिलेबस में है क्या, ठीक है, आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। आपके सिलेबस में दिया गया है पूर्व वैदिक काल, यानी कि जिसे आप ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, और आपके सिलेबस में दिया गया है उत्तर वैदिक काल। क्लियर है? पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पढ़नी है इस काल की। उसके अलावा हमने यहाँ की राजनीतिक स्थिति पढ़नी है, और उसके अलावा हमने यहाँ पे साहित्य और धर्म के बारे में पढ़ना है। सेम सी चीज हमने उत्तर वैदिक काल के अंदर भी पढ़नी है, कोई हेर फेर नहीं। आज हमारा कितना होगा इस वीडियो का मैं आप लोगों को बता देता हूं, लगभग 3 पार्ट आएंगे। कितने पार्ट आएंगे दोस्तों? 3 पार्ट आएंगे वैदिक सभ्यता के। पहला पार्ट आज कहां तक होगा? आज हम पूर्व वैदिक काल का, ऋग्वैदिक काल का, यानी कि पूर्व वैदिक काल या यूं कहे आप ऋग्वैदिक काल, इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हम आज वेदों के बारे में जानेंगे, और यहाँ की हम क्या जानेंगे, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करेंगे इसके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। अब आप देखिए वैदिक जो शब्द है, ठीक है, वैदिक शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है विद धातु से। कौन सी धातु से हुई है साथियों? विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, विद शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जानना होता है या ज्ञान होना होता है। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाएगा कि जो वैदिक सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है। तो जो ये वैदिक सभ्यता है साथियों, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? वो नगरीय सभ्यता थी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे देखिए आप लोग। अब देखिए जो ये पूर्व वैदिक काल है, ठीक है, जिसे आप पूर्व वैदिक काल कहते हैं, ठीक है, उसे ही ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है। उसे ही ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। इसलिए आप लोग पूर्व वैदिक जहां पर मैं बोलूं तो उसे आप क्या समझना? ऋग्वैदिक समझना, और जहां पर मैं ऋग्वैदिक बोलूं उसे आप पूर्व वैदिक समझना। क्लियर हो गई इतनी बात दोस्तों? चलिए अब देखिए जो हमारा ये वैदिक सभ्यता है, ठीक है, वैदिक सभ्यता कहें या वैदिक काल कहें, ये 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है साथियों? 2 भागों में। अब देखिए एक है आपका ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। अब देखियो इसे बांटने का, ठीक है, इसे बांटने का सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक रीजन है। ठीक है, अब देखिए लगभग 1000 बीसी में, ठीक है, लगभग 1000 बीसी में क्या होता है दोस्तों? 1000, देखिए ऋग्वैदिक काल का देखिए 2 कालखंडों में बांटा गया है इसे। एक है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का, इसे बोला गया है ऋग्वैदिक काल। और एक है आपका उत्तर वैदिक काल, जो कहां से कहां तक शुरू होता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो आपका जो वैदिक काल है इसको 2 खंडों में बांटा गया है। अब जो ये वैदिक काल है इसका टोटल टाइम पीरियड कितना है? तो इसका जो टोटल टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहेंगे कि मास्टर जी आप ये बताइए कि इस जो ये ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, इसका बंटवारा आप लोगों ने किस आधार पर किया? तो मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश है साथियों, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पड़ता है एटा जिला। ठीक है, और एटा जिला में पड़ती है एक जगह अंताजी खेड़ा। क्या पड़ता है? अंताजी खेड़ा ये नाम की एक जगह पड़ती है, और जहां से क्या प्राप्त हुई है? पहली बार लोहे की सरिया। ठीक है, पहली लोहे के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। एक लोहे की सरिया प्राप्त हुई है, और जिसका टाइम पीरियड कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 रेडियो कार्बन विधि जो होती है दोस्तों, उसके अनुसार क्या बताया गया है? 1000 बीसी का बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये पूर्व वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक के काल के जो लोग थे, ये लोहे का यूज नहीं करते थे, और जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं ये लोहे का यूज करते थे। बस इतनी बात आप लोगों ने दिमाग में बिठा देनी है। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का यूज नहीं करते हैं, और जो आपके उत्तर वैदिक काल के लोग हैं तब से अब तक लोहे का प्रयोग होने लग जाता है, यानी कि आयरन का प्रयोग होने लग जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है,
कि जो लोहे की सरिया है उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे उत्तर प्रदेश में पड़ता है एटा जिला, और एटा जिला में पड़ता है एक क्षेत्र जिसको बोलते हैं अंताजी खेड़ा, वहां से लोहे के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोगों के सामने जो आज हमारा पूरा, देखिए पहले हम ऋग्वेदिक काल को पूरा पढ़ेंगे, देन हम उत्तर वैदिक काल की यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए आप देखिए सबसे पहले ऋग्वेदिक काल को। तो ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो 1500 बीसी से लेकर कब से कब तक का है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का है। कितना तक का है, 1000 बीसी तक का है। यानी कि अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2000 साल, ठीक है, लगभग 2000 साल आज के जोड़ लो आप, और 1500 पहले की, यानी कि 3500 साल पहले से, ठीक है, लगभग 2500 साल पहले तक, ठीक है, किसका टाइम पीरियड है दोस्तों, ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड है। क्लियर है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो इस सभ्यता का, ठीक है, जो ऋग ये वैदिक सभ्यता है, या आप कहें कि जो ये ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता है, इसका उत्पत्तिकर्ता यानी कि इनके जन्मदाता आर्यों को माना जाता है। किन्हें माना जाता है, आर्यों को माना जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो उस टाइम के लोग थे ये, ठीक है, जो ऋग्वेदिक कालीन ये लोग थे, इन्हें आर्य शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो आप कहना कि मास्टर जी इन्हें आर्य शब्द जो दिया गया है वो मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया। ये आर्य शब्द किसने दिया, मैक्स मुलर ने दिया, और कब दिया, 1853 में दिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए 1853 में आपको पता है कि अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो डफर डलोजी ने मुंबई से लेकर थाने तक क्या चलवाई थी, ट्रेन चलाई थी। चलिए आगे बात करें, जो ऋग्वेद है दोस्तों, जो ऋग्वेद है आपका 33 बार, ठीक है, 33 बार ऋग्वेद के अंदर आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आर्य किस भाषा का शब्द है, तो आर्य दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है। अब देखिए, अब प्रश्न आता है कि जो ये आर्य हैं ये कहाँ के निवासी थे, तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। सबसे पहले एल.डी. कलकर का कहना है कि भाई जो ये आर्य थे ये कश्मीरी थे, ये कश्मीर से आए हुए हैं। उसके अलावा अविनाश चंद्र व संपूर्णानंद जी का कहना है कि जो ये आर्य है ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके अलावा राजवली पांडे कहते हैं कि ये मध्य देश से आए हैं, और जो सर्वभौमिक यानी जो आपका सर्व मत है, जिसमें सभी का जिसमें मत है, और आप एक मत है जिस तथ्य के लिए लोग, कि जो है मैक्स मुलर की बात के लिए, मैक्स मुलर का कहना है कि जो ये आर्य लोग थे ये मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है तो यही कथन माना जाता है कि जो आर्य लोग हैं ये कहां से आए हैं, ये मध्य एशिया से आए हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का निवास स्थान कहां से आए हैं और कहां इनका पहले निवास था, तो ये तिब्बत से आए हैं। उसके अलावा जर्मनी की बात करें, ठीक है, तो जर्मनी के बारे में बताया कि ये जर्मनी से आए हैं, तो ये हर्ट व पिंग ने बताया है। तो इतने फैक्ट हैं दोस्तों जो आप लोगों को क्या करने हैं, अपने एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जानते हैं हम स्रोतों के बारे में। ठीक है, अब देखो आर्यों के बारे में, यानी कि जो ये सभ्यता है इसके बारे में हम दो प्रकार के स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। एक है आपका पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर किस स्रोत की, पुरातात्विक स्रोत की, तो इसमें देखिए आप लोग पुरातात्विक स्रोत के अंदर, इनके अंदर दो चीजें आती है, एक आप देखेंगे अभिलेख और दूसरा है मृदभांड। क्लियर है। अब देखना आप लोग, जो ये अभिलेख हैं तो अभिलेख दो प्राप्त हुए हैं इनके टाइम के। एक हुआ है एशिया माइनर व, या आप यूं कहे बोगाज गाई, ठीक है, बोगाज गाई का अभिलेख, ठीक है, जो लगभग कहां से प्राप्त हुआ है, तुर्की से प्राप्त हुआ है 1400 बीसी का, ठीक है, 1400 बीसी पूर्व का। ठीक है, तो आप कहे कि अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक दो कबीले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें दो कबीलों के बीच क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, दो कबीलों के बीच युद्ध हो जाता है। एक है हित्ती कबीला, ठीक है, ध्यान रखना। इस लेख में क्या बताया गया है, जो ये बोगास गाई का अभिलेख है जो तुर्की से प्राप्त हुआ है, इसमें बताया गया है कि दो कबीले हैं, एक है हित्ती कबीला और एक है मितनी कबीला।
इन दोनों के बीच विवाद हो जाता है और विवाद जब हो जाता है तो इनके बीच युद्ध होने की क्या हो जब बन जाती है, संभावना बन जाती है। ठीक है, और जब इनके बीच युद्ध होने की संभावना बन जाती है साथियों, तो चार देवता हैं आपका इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य क्या करवाते हैं, हित्ती कबीला और मित्तनी कबीला के बीच संधि कहला करते हैं। ठीक है, संधि करवा देते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एशिया माइनर या बोगास गाय का अभिलेख है, ये कहां से प्राप्त हुआ है, तुर्की से प्राप्त हुआ है, और ये किससे संबंधित है, ये आर्यों से संबंधित है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे देखिए आप लोग, दूसरा है कस्सी का अभिलेख। कहां का अभिलेख, कस्सी का अभिलेख, और ये 1600 बीसी में प्राप्त हुआ है, और ये कहां से प्राप्त हुआ है, ईरान से प्राप्त हुआ है साथियों। कहां से प्राप्त हुआ है, ईरान से प्राप्त हुआ है। अब देखिए इस कस्सी के अभिलेख में क्या बात कही है, कि इस कस्सी के अभिलेख में बात कही गई है साथियों कि ईरानी आर्यों की, ठीक है, ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई है। ठीक है, ईरानी आर्यों की एक शाखा कहां आई है, भारत आई है। ये किस में कही गई है, ये बात कही गई है कस्सी के अभिलेख में। उसके अलावा बात आती है दोस्तों मृदभांड से। अब मृदभांड में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका इसमें अलग अलग टाइम पे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। जो ऋग्वेदिक काल था दोस्तों, उसमें इस टाइम पर गेरु वर्णी, किस टाइप के, गेरु वर्णी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। और जो उत्तर वैदिक काल है, उस टाइम पर यहां से चिकित दूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के आप लोग ध्यान रख सकते हैं, यहां से मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को ये जितना मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आप लोग ध्यान रखिए, आगे हम बात करने वाले हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि वैदिक जो लोग थे दोस्तों, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी कि इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। क्लियर बात है, ठीक है। जो ये आर्य लोग थे, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ये बात आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है। अब देखिए ये लोग क्या करते थे, ये ज्ञान को, ठीक है, ये पहले ज्ञान को सुनते थे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे उनसे ज्ञान को सुनते थे, फिर उस ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते थे। अब देखिए पहले के टाइम पर क्या होता था दोस्तों, आप लोग लगा लीजिए कि जब तक भारत में शिक्षा का बोलबाला नहीं था, ठीक है, अगर हम 18वीं सदी से पहले की बात करें या 19वीं सदी की पहले से बात करें, तो जो ट्रेंड, ये पढ़ाई लिखाई का ट्रेंड नहीं था। तो आपको पता है कि आप जैसे आप महाभारत, रामायण, तो ये कहानियां आप लोग जब अपनी दादियों के साथ बैठते थे, अपने दादा लोगों के साथ बैठते होंगे, तो वो लोग आप लोगों को कहानियां सुनाया करते थे। ठीक है, तो कहानियां वो थी, लेकिन उन कहानियों के अंदर कुछ ना कुछ मोरल रहता था, कुछ ना कुछ नैतिक बातें रहती थी, कुछ ना कुछ अनुभव की बातें रहती थी, जो आप लोग सीख सके और उन इस बातों का आप लोग अपने आम जीवन में अनुसरण कर सके। क्लियर बात है। अब देखिए, अब जब उसी टाइप से बातें, चीजें आर्यों में भी होती थी। उस टाइम के लोगों को पढ़ना लिखना तो नहीं आता था उतना, तो इसलिए कुछ ही लोगों को आता था, सबको नहीं आता था। तो लोग क्या करते थे, अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसीलिए जो वैदिक साहित्य है साथियों, इसे श्रुति साहित्य भी बोला जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि श्रुति साहित्य किसे बोलते हैं, तो वैदिक साहित्य को ही श्रुति साहित्य बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, वेद, ठीक है, हमने पढ़ना है वेदों के बारे में, हमने पढ़ना है ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि वेदों को जनमानस तक सरल व सुबोध भाषा व गद्य रूप में पहुंचाने के लिए इनकी रचना की गई है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों का क्या यूज है दोस्तों, जो वेद है वो आम लोगों तक पहुंच पाए और सरल और सिंपल भाषा हम जिसे बोल सकते हैं, और गद्य मतलब आप लोग मतलब काव्य रूप में नहीं बल्कि गद्य रूप में, जैसे कहानियां होती है उस टाइप से ये आम लोगों के बीच पहुंच पाए, इसलिए किसकी रचना की गई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई।
अरण्यक क्या होते हैं दोस्तों? अरण्यक होते हैं दार्शनिक एवं रहस्यमयी बातें होती है इनके अंदर, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? अरण्यक कहलाते हैं। उपनिषद, ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 108 है, ठीक है। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है कि उप मतलब होता है कि गुरु के पास, ठीक है, गुरु के समीप जाकर क्या करना? ज्ञान सीखना, ठीक है। उप मतलब होता है समीप और निषद का मतलब होता है बैठना, यानी कि गुरु के पास जाकर ज्ञान की प्राप्ति करना, ठीक है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। क्लियर है? पूछा जाता है ये चीजें। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ऋग्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऋग्वेद के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ऋग्वेद में होते हैं 3 भाग। 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? एक है साकल, दूसरा है बालखिल और तीसरा है वास्कल। जो साकल है साथियों, इसमें आपके 1017 सूक्त हैं, बालखिल में आपके 11 सूक्त हैं और वास्कल में आपके 17 सूक्त हैं। क्लियर है? यह जो ये आपकी ऋग्वेद है दोस्तों, ठीक है, यह एक छंदबद्ध रचना है। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद कैसी रचना है, तो ये एक छंदबद्ध रचना है। यह सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आप बताना ऋग्वेद। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो वह है आपका अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है साथियों, उसका संकलन करता किसे माना जाता है? तो इसका संकलन करता माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन को। किसको माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन को इसका संकलन करता माना जाता है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों, अगर हम मंडलों की बात करें तो ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, 8 अष्टक हैं। और सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त है। अब आप बोल रहे होंगे कि मास्टर जी सूक्त क्या होते हैं? तो सूक्त का अर्थ होता है साथियों अच्छी उक्ति, यानी कि अच्छी बात, ठीक है, अच्छी उक्ति इसका क्या होता है? अर्थ होता है। और इस एक सूक्त में, ठीक है, एक सूक्त में 3 से लेकर 3000 मंत्र हो सकते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें टोटल ऋग्वेद के अंदर कितने मंत्र हैं, तो आप कहोगे कि मास्टर जी 10,580 मंत्र होते हैं। इस वेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है, यानी कि जो पाठन करता होता है, उसे होत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे होत्री कहते हैं। इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ये जानकारियां थी आपके ऋग्वेद के बारे में। चलिए अब देखिए, आइए थोड़ा हम 10 मंडलों की चर्चा कर लेते हैं। अब 10 मंडल क्या क्या हैं? देखिए, प्रथम मंडल है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसको ये किसने ये लिखा है, किसको ये समर्पित है। अब दूसरा जो मंडल है दोस्तों, वो गृत सम्मद भार्गव ऋषि द्वारा रचित है। तीसरा मंडल जो है दोस्तों, वो विश्वामित्र द्वारा रचित है और गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी में है। तो ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लेना, अपने दिमाग में बिठा देना। आपसे पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो आप कहेंगे कि सर गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो तृतीय मंडल में है। चतुर्थ मंडल में क्या मंडल किसके द्वारा रचित है? वामदेव के द्वारा रचित है। और चतुर्थ मंडल के बारे में आप लोगों को ध्यान रख, चलिए दोस्तों हम बात कर रहे थे चतुर्थ मंडल की, ठीक है। तो चतुर्थ मंडल जो है ये वामदेव जी के द्वारा रचित है। और इस जो ये चतुर्थ मंडल है, इसमें 57 सूक्त किसके लिए है? कृषि के लिए है। किसके लिए है? कृषि के लिए है। और इन 57 सूक्त में टोटल 24 मंत्र है, ठीक है। कितने मंत्र है? 24 मंत्र कृषि के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है। और इसी मंडल की, इसी चतुर्थ मंडल के अंदर डिस्कशन है दोस्तों पृथ्वीवेन्य का, ठीक है, पृथ्वीवेन्य का है, जिसे भारत का पहला कृषि इंजीनियर बोला जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल के अंदर भारत का पहला कृषि इंजीनियर किसे कहा गया है, तो आप आंसर करोगे पृथ्वीवेन्य। पृथ्वीवेन्य का जिक्र किस मंडल के अंदर है? आप कहोगे चतुर्थ मंडल के अंदर है। चलिए उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं पंचम मंडल, तो ये अत्रि, ठीक है, अत्रि ऋषि के द्वारा रचित है। छठा मंडल भारद्वाज ऋषि के द्वारा रचित है। सप्तम मंडल जो है इसका दोस्तों ये वशिष्ठ जी के द्वारा रचित है। और इसी सप्तम मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन किस मंडल के अंदर है, किस वेद में है? आप कहोगे ऋग्वेद के अंदर है और 7वें मंडल के अंदर है। अष्टम मंडल के बारे में हमें
कोई भी जानकारी नहीं है, जब किताबों में नहीं है तो मुझे भी कहाँ से होगी, ठीक है। और नवम मंडल की बात करें दोस्तों, तो ये किसको समर्पित है, ये सोम देवता को समर्पित है। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे देखिए 10वें मंडल की हम बात करें दोस्तों, तो ये सबसे नवीनतम मंडल है और इसमें कितने सूक्त हैं, इसमें 3 सूक्त हैं। क्लियर बात है। अब देखिए कौन कौन से सूक्त हैं, पुरुष सूक्त इसमें है, नदी सूक्त इसमें है, विवाह सूक्त इसमें है। पुरुष सूक्त जो है दोस्तों, इसमें पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, पहली बार वर्ण शब्द का क्या हुआ है, इसमें प्रयोग हुआ है। अब देखिए वर्ण शब्द का क्या बताया है, ठीक है, पुरुष सूक्त में क्या बताया गया है साथियों, ध्यान देना आप लोग। पुरुष सूक्त में बताया गया है कि जो जो एक बहुत अतिकाय एक आदमी है, ठीक है, एक बहुत बड़ा मानव है, और उस मानव से, ठीक है, उस मानव से क्या है, जो जो सिर है उस मानव का, वहां से उत्पत्ति बताई गई है ब्राह्मणों की। किसकी उत्पत्ति बताई गई है, ब्राह्मणों की। और जो उस बड़े मानव के, जो उस अतिकाय मानव की जो भुजाएं हैं, वहां से उत्पत्ति बताई गई है क्षत्रियों की, यानी कि राजपूतों की। और जो उसके पेट है, ठीक है, जो उस अतिकाय व्यक्ति का जो पेट है, वहां से उत्पत्ति बताई गई है वैश्य की। और जो आपका जो उस अतिकाय, ठीक है, जो अतिकाय व्यक्ति है, जो उसके पैर है, वहां से उत्पत्ति बताई गई है शूद्र की। आई होप आप लोगों को इतनी चीज दोस्तों समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखिए, अब आपके सामने है यजुर्वेद। कौन सा वेद के बारे में हम पढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वेद में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें कर्मकांड और ये याज्ञिक अनुष्ठान और बलिदान प्रथा के बारे में इसमें बताया गया है। इसके इसके जो पुरोहित होता है दोस्तों, इसका जो पुरोहित होता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अध्वर्यु बोलते हैं। उसके अलावा इसमें 40 अध्याय हैं और टोटल 1990 मंत्र है। इतनी बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सामवेद के बारे में। सामवेद क्या है दोस्तों, ये गाई जा सकने वाला एक वेद है, ठीक है। उसके अलावा इसके पुरोहित को हम उद्रात्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, उद्रात्री कहते हैं। और इसी वेद को भारतीय संगीत का क्या माना जाता है दोस्तों, जनक माना जाता है। और इसमें टोटल जो मंत्र है वो 1549 मंत्र है। कितने मंत्र है साथियों, 1549 मंत्र है, जिसमें 75 तो इसमें मूल मंत्र है, लेकिन जो बाकी के मंत्र है दोस्तों वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद का जो संकलन करता है वो जैमिनीय को कहा गया है। किस ऋषि को बोला गया है, जैमिनीय ऋषि को बोला गया है। और इसमें इनका जो सहयोग किया है, इस वेद के संकलन करने में वो किया है सुकर्मा ने। किसने किया है, सुकर्मा ने इनका सहयोग किया है। आई होप इतनी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में देखिए साथियों, जो ये वेद है अथर्ववेद, इसका नाम जो पड़ा वो पड़ा क्योंकि इसकी जो रचना की है वो अथर्वा ऋषि ने की है। किसने की है, अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। उसके अलावा ये सबसे, ठीक है, ये सबसे प्राचीनतम, ठीक है, आपसे पूछेगा सबसे प्राचीनतम कौन सा है, ऋग्वेद है, लेकिन सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, वो अथर्ववेद है। अब इस वेद में क्या क्या बातों का उल्लेख मिलता है, क्या क्या जानकारी मिलती है, इसमें रोग निवारण, ठीक है, तंत्र मंत्र, वशीकरण, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, अंधविश्वास, सारी जानकारी हमको किस वेद से मिलती है, ये सारी मिलती है किस वेद से, अथर्ववेद से। अब लोकप्रिय वेद क्यों होगा भाई, ठीक है, जिसमें प्रेम, विवाह, वशीकरण ये सारी बातें होंगी तो पॉपुलर तो हो गई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है अथर्ववेद क्या है, सबसे लोकप्रिय वेद है। उसके अलावा अगर हम अथर्ववेद की आगे बात करें, इसमें टोटल 20 अध्याय है, 731 इसमें सूक्त हैं। मंत्रों की बात करें तो टोटल 6000 इसके अंदर मंत्र हैं। और अथर्ववेद में दोस्तों कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो अथर्ववेद आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा वेद है जिसके अंतर्गत कन्याओं के जन्म की निंदा की गई, आप कहोगे मास्टर जी ऐसा वेद तो अथर्ववेद है। क्लियर है। चलिए अब देखिए सभा और समिति, ठीक है, जो सभा और समिति है उसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
अब कुछ और नोट करने की बात है जो आपके लूसेंट बुक में मेंशन थी, जो विष्णु पुराण है, ठीक है, विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध है आंध्र सातवाहन वंश से, और जो वायु पुराण है इसका संबंध है गुप्त वंश से। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो ऋग्वैदिक कालीन जो भौगोलिक विभाजन है, ठीक है, जो मतलब ऋग्वैदिक कालीन, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि आपका जो कितना टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर आपका 1000 बीसी तक का जो टाइम है, उस टाइम तक आर्य कहां कहां तक, मतलब उनका जो जो ये सभ्यता थी, जो ये वैदिक सभ्यता है, कहां कहां तक ये फैली थी। तो अगर हम बात करें उत्तर में ये तुर्किस्तान तक फैली थी। कहां तक फैली थी? तुर्किस्तान तक फैली थी। और दक्षिण में ये आरावली तक थी। कहां तक थी? आरावली तक थी। पश्चिम की बात करें तो ये पश्चिम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक थी। और नहीं, पूरब की बात करें तो ये कहां थी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक थी। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो ये अफगानिस्तान तक फैली थी, और कुछ हिस्से इसमें पाकिस्तान वाले भी इंक्लूड थे, आप यूं कह सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से ये डायग्राम बनाए गए हैं दोस्तों। आपका काम है बिल्कुल चीजों को अच्छे से देखना, समझना, ठीक है, और अपने दिमाग में चीजों को बिठाना। चलिए अब देखिए, आगे देखिए आप लोग, ठीक है, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का, ठीक है, कितने? 21 नदियों का, 21 रिवर्स का क्या मिलता है? आपको उल्लेख मिलता है। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए, आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछा जाते हैं कि जो कुबा है उसका उसका आधुनिक नाम क्या है? तो काबुल है। कुम्र का कुर्रम है। वितस्ता का झेलम है। अस्कनी का चिनाब है। परसुणी को क्या बोलते हैं? रावी। ठीक है। शुद्ध 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 सत्तु सत्तु त्रिदी, इसको बोलते हैं सतलज। ठीक है। विपाशा क्या है? ब्यास है। सदा नीरा क्या है? गंडक है। दृश्य दृष्टदत्ती क्या है? गग्गर है। तो इन नामों को आप लोग पढ़ लेना और याद करना। ठीक है, ये आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, यहां से प्रश्न बनने की क्या रहती है? संभावना रहती है। कभी कभी वो आज की नदियों को नहीं देता है, ठीक है, पुरानी नदियों के नाम दे देता है और बताता है कि कहां तक कौन सी चीज का फैलाव है। ठीक है, चलिए, गंगा नदी का सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है, और यमुना नदी का ऋग्वेद के अंदर 3 बार जिक्र हुआ है। चलिए, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, कहां पर? ठीक है, ऋग्वेद के अंदर। सरस्वती नदी को इस काल की सबसे प्रसिद्ध नदी बोला गया है। सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा और माते तमा कहा गया है। उसके अलावा वाणी और संगीत की देवी किसे बोला गया है? सरस्वती को बोला गया है। ठीक है, नदियों में अर्घवती अग्रवती किसे बोला गया है? सरस्वती नदी को बोला गया है। तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली किसे बोला गया है? सरस्वती नदी को बोला गया है। सबसे पवित्र नदी किसे बोला गया है? सरस्वती नदी को बोला गया है। ये सब बातें किसके बारे में कही गई है? सरस्वती नदी के बारे में बोली गई है। चलिए आगे देखिए, पर्वत की अगर हम बात करें तो इन लोगों को केवल पश्चिम हिमालय की जानकारी थी। आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके आर्य हैं, क्या उन्हें हिमालय के बारे में जानकारी थी? तो आप कहोगे कि उन्हें पूरे हिमालय के बारे में जानकारी तो नहीं थी, लेकिन पश्चिम हिमालय के बारे में इन लोगों को जानकारी थी। ठीक है, अब इस पश्चिम हिमालय, जो ये पश्चिम, जिस हिमालय की उन्हें जानकारी थी, इस पश्चिम हिमालय को ये क्या बोलते थे? हिमवंत बोलते थे। ठीक है, चलिए, इस हिमालय की निम्नलिखित चोटियों के बारे में वैदिक लोगों को जानकारी थी, जैसे मूजवंत। ठीक है, ये मूजवंत किसकी चोटी है? इसी हिमालय की, पश्चिम हिमालय की चोटी है, जिसे आज आप क्या कहते हो? हिंदू कुश पर्वत कहते हो। और यहां से ये लोग क्या करते थे? सोम रस प्राप्त किया करते थे। उसके अलावा शिलावंत, अजरीक, सरयनावंत और सुसोम। ठीक है, सरयनावंत और जो सुसोम है, ये चोटियां कहाँ है? कश्मीर के अंदर है। चलिए, मरुस्थल की बात करें दोस्तों, तो मरुस्थल, ये लोग मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द यूज करते थे? धनुआ शब्द यूज करते थे। कौन सा शब्द यूज करते थे? धनुआ शब्द का प्रयोग करते थे। और ये अरावली का पीछे वाला हिस्सा था। ठीक है, ये कौन सा हिस्सा था? अरावली का पीछे वाला हिस्सा था, जिसे ये क्या कहते थे? मरुस्थल कहते थे, और इसे ये कहते थे धनुआ। ठीक है,
प्रजन नाम का व्यक्ति था जिसने इस मरुस्थल को पार किया। तो ये पूछा जा सकता है आपने, किस व्यक्ति ने, जो ये आपका आरावली के पीछे जिन्हें ये धनु कहते थे, उस मरुस्थल को पार करने का काम किसने किया था? प्रजन ने किया था। और इसी प्रजन को आंधी का देवता भी कहा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? समुद्र को ये लोग, ठीक है साथियों ध्यान रखना, समुद्र के लिए ये शब्द कौन सा शब्द यूज करते थे? परावत यूज करते थे। क्लियर है? चलिए, अरब सागर को अपर कहा जाता है। अरब सागर को क्या बोला जाता है? अपर कहा जाता है। चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद काल का राजनीतिक जीवन। तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर चीजों को समझना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, जो ये काल था, जो ऋग्वेदिक काल था, ये जनों में विभाजित था। किसमें विभाजित था? जनों में। अब ये जन क्या होते हैं? जन क्या होता है साथियों? जन को बोला जाता है लोगों के समूह। ठीक है, लोगों का समूह बोला जाता है, या कबीलों का समूह बोला जाता है। सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? जन थी। आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेदिक काल के अंदर सबसे बड़ी ये राजनीतिक इकाई क्या थी? वो जन थी। अभी जन से मिलकर बनेंगे जनपद, और जनपद से मिलकर बनेंगे महाजनपद। ठीक है, अब जब ऋग्वेदिक काल में तो जन है, फिर आपका उत्तर वैदिक काल आएगा, जनपद आएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे किसका विकास होने लग जाएगा? महाजनपदों का विकास होने लग जाएगा। तो क्या है? जन से बने आपके जनपद, जनपद से बनेंगे महाजनपद। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या है? जन है। इस डायग्राम के माध्यम से समझना। अब जो जन का हेड होगा, जन का मुखिया होगा, उसे बोला जाएगा गोपति। ठीक है, क्या बोला जाएगा? गोपति। अब ध्यान देना, राजा जो उस टाइम पर बनता था, ध्यान से समझना आप लोग इस बात को, राजा जो उस टाइम पर बनता था, वो क्षेत्र के आधार पे नहीं बनता था कि भाई तेरा वो एरिया है और तू वहां का राजा बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता था। लोगों का समूह होता था। ठीक है, जैसे जनसंख्या के आधार पे 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के आधार पर क्या बनाए जाते थे? राजा बनाए जाते थे। कि इन जो उनमें, ठीक है, और राजा कोई वंशानुगत नहीं होता था। ऋग्वेदिक काल में राजा किसी भी प्रकार से वंशानुगत नहीं होता था। जो आदमी बिल्कुल हुष्ट पुष्ट, ठीक है, और जो उन 50 से लेकर 100 लोग, 150 लोग, 200 लोगों की क्या कर सकता था? रक्षा कर सकता था, वो राजा होता था। और वो राजा होता था जो इन सभी लोगों के पशुधन की रक्षा करता था, और पशुधन में भी उस गाय की जो रक्षा करता था, उसे क्या बोला जाता था? उसे बोला जाता था जनस्व गोपा या गोपति। ठीक है, तो जन में राजा के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो क्या है? जनस्व गोपा या गोपति है। क्लियर है? उसी तरह जन के अंदर आते थे विष। जन के अंदर क्या आते थे? विष आते थे, और विष का जो मुखिया होता था साथियों, उसे बोलते थे विषपति। और विषमपति, ठीक है, विषपति तो विष का मुखिया को बोला जाता था। और अगर हम बोले कि विषमपति किसे बोला जाता है, यानी कि इन विषों का भी क्या मतलब, बहुत इन विषयों से भी ऊपर, तो वो होता था विषमपति, और उसे बोलते हैं गोपति भी और जनस्व गोपा भी। क्लियर है? अब बात आती, अब विष के अंदर आते थे ग्राम। ठीक है, और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे बोलते थे ग्रामणी। क्या बोलते थे? ग्रामणी। और ग्राम के अंदर आते थे कुल, और कुल के अंदर, ठीक है, कुल का जो मुखिया होता था उसे बोलते थे कुलप। क्या बोलते थे? कुलप या गृहपति। तो कुल में एक ही तरह, ठीक है, कुल से आप लोग ध्यान रखना है कि कुल में क्या होता था साथियों? एक ही प्रकार के लोग रहते थे, एक ही कुल के लोग, यानी कि एक ही परिवार के लोग रहते थे। ठीक है, यानी कि जैसे कोई भी आप लोग जाति कहिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सरनेम कहिए, आप लोग सपोज दैट भट्ट है तो भट्टी रहेंगे, राणा है तो राणा रहेंगे, ठीक है, आपका थपलियाल है तो थपलियाल रहेंगे, कोई भी XYZ। ठीक है, तो ये जो कुल का जो मुखिया रहता था उसे क्या बोलते थे? कुलपति कहते थे। आई होप, मेरे को विश्वास है कि इतनी चीजें, ठीक है, जितना मैंने आप लोगों को अभी तक समझाया, बिल्कुल आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जो ये राजा होते थे ना, ठीक है, अब राजा होता था, जैसे एक जन की, यानी कि एक गोपति कहिए आप लोग, एक राजा यानी कि एक गोपति और दूसरे गोपति के बीच जो युद्ध होने के कारण थे वो सिर्फ गाय थी। ठीक है, उस टाइम पर गाय का इतना वैल्यू था, ठीक है, कि जो युद्ध लड़े जाते थे वो किसके लिए लड़े जाते थे? जब गाय चोरी हो जाती थी, गाय को कोई पकड़ लेता था, गाय का कोई वध करता था, तो उसी लिए सारे युद्ध होते थे। ठीक है, चलिए
अब देखिए आगे, देखिए राज्य का कार्य कबीले की सुरक्षा करना, पशुधन और लोगों की रक्षा करना था। राज्य का कार्य क्षेत्र आधारित न होकर जन आधारित पशु था और पशुओं के लिए युद्ध करना था। ठीक है, किस की क्या करना था, इनका काम पशुओं के लिए युद्ध करना था। इस समय के लोग, ठीक है, यानी कि जो ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, एक तो इनको एक पुत्र की लालसा रहती थी कि हाँ भाई क्या होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, और दूसरी इनको ये लालसा रहती थी कि हमारे पास यानी कि एक परिवार के पास कम से कम 100 गाय तो होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये भगवान से क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। क्लियर है? चलिए, राजा की मदद के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी रहते थे। ठीक है, और जैसे पुरोहित, पुरोहित क्या होता था, यानी कि हम कह सकते हैं ब्राह्मण वर्ग क्या रहता था, ये एक अच्छा मार्गदर्शक होता था। ठीक है, यानी कि पुरोहित का कार्य क्या था उस टाइम पर, अच्छे मार्गदर्शन करने का वो रहता था। सेनानी, ये लोग कैसी सेना रखते थे, कबीलाई सेना। ठीक है, अब देखिए सेना ये लोग कैसे बनाते थे। अब जैसे एक कबीला है, ठीक है, तो कबीला क्या करता था, वो राजा वहां से उन हुष्ट पुष्ट लड़कों को पिक करता था जो अच्छे युद्ध कौशल दिखाने में क्या थे, सक्षम थे, और उनकी एक सेना तैयार करता था, और किसी भी प्रकार की स्थायी सेना ये लोग नहीं रखते थे। क्लियर है? उसके अलावा इस राजा की सहायता यानी गोपति की सहायता कौन करता था, गांव का मुखिया करता था। दूत एक सारथी होता था इनका। रथकार को बोला जाता था, जो रथकार किसे बोला जाता था, जो रथ बनाने का काम करता था। जो पूर्व होता था दुर्गपाल, यानी कि मैंने आपको सिंधु घाटी के यानी कि किला, ये किला है, इस किले के अंदर कोई नगर बसा है। ठीक है, और जो इस किले के बाहर होगा, जो जो जिसका काम इस किले की रक्षा करना होगा, उसे क्या बोला जाएगा, पूर्व बोला जाएगा। ठीक है, स्पर्श किसे कहते थे इनके टाइम पर, जो गुप्तचर होते थे। ठीक है, एक कबीले की सूचना दूसरे कबीला तक पहुंचाते हैं कि महाराजा आप पे वहां से अटैक होने वाला है, आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। ठीक है, ये काम किसका था, स्पर्श का था। बाजरपति की हम बात करें तो ये चारागाह का प्रमुख होता था, मतलब गायों का महत्व होता, तो गायों को चारा भी खिलवाना होता। तो बाजरपति आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। उग्र, उग्र बोलते थे पुलिस को। ठीक है, उग्र होता था व्यक्तिगत सेवक। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये। आइए जानते हैं क्या था दस राज्य युद्ध की कहानी। हम लोगों ने 7वें मंडल के अंदर आया था जो वशिष्ठ को समर्पित है, कि 10 राज्य युद्ध आया था ना। ठीक है, तो अभी इस 10 राज्य युद्ध को हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो 10 राज्य युद्ध में आपको वर्णन मिलता है किसमें, ऋग्वेद में मिलता है और 7वें मंडल में। क्लियर है इतनी बात? इस युद्ध के जो ये 10 राज्य युद्ध है साथियों, इसके दो कारण माने जाते हैं। इसमें कारण क्या है, एक तो विश्वामित्र को, ठीक है, विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को, ठीक है, विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया गया। ठीक है, उसके अलावा रावी नदी की जो जल की धारा है, उसको उसको मोड़ने के लिए, ठीक है, मोड़ने को लेकर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। दो कारण माने जाते हैं। अब देखिए समझना आप लोग। ठीक है, अब देखिए जो आर्य थे उनका जो गुरु था, ठीक है, आर्य थे, उनके गुरु आर्य, उस टाइम पर आर्यों के जो राजा थे, ठीक है, आर्यों के कबीले के राजा थे जो, वो थे सुदास। ठीक है, अब सुदास जी ने क्या काम किया कि उनके पुरोहित थे कौन, विश्वामित्र, और विश्वामित्र की जगह इन्होंने बना लिया किसको, वशिष्ठ को। अब इस बात से कौन नाराज हो जाते हैं, विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं कि भाई ये तो मेरा अपमान हो गया, पहले मैं तुम्हारा ब्राह्मण था, मैं तुम्हारा कुलगुरु था, अब तुमने किसी और को बनाया। ठीक है, तो ये विश्वामित्र क्या करता है, ये विश्वामित्र जी क्या करते हैं, 10 लोगों के, 10 राजाओं का एक संघ बनाकर 10 राजाओं की एक सेना को लाते हैं और किससे युद्ध लड़वाते हैं, इस सुदास से, राजा सुदास से युद्ध लड़ाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना कि पहला कारण तो ये हो गया, और दूसरी बात ये मानी जाती है कि उन कुछ राजाओं के बीच और सुदास के बीच ये विवाद हो जाता है कि रावी नदी, ठीक है, ये जो है रावी नदी का पानी है, जो एक पक्ष चाहता था कि हम इसे अपनी ओर मोड़े और दूसरा पक्ष चाहता था कि हम इसे अपनी ओर मोड़े। तो ये दो कारण माने जाते हैं इस 10 राज्य युद्ध के। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनता है कि जो ये 10 राज्य युद्ध है, ये परसुरण किस नदी के तट पर हुआ, तो ये परसुरणी, जिन्हें आप रावी नदी, ठीक है, जिसे आप परसुरणी कहते हैं आपके प्राचीन में, और आप कहते हैं इसे रावी नदी के तट पर हुआ। और किसके बीच हुआ, राजा सुदास के बीच हुआ और 10 जनों के बीच हुआ। ठीक है, 10 संघ राजाओं के बीच हुआ। क्लियर है? इस युद्ध में, ठीक है, भले ये 10 राजा थे, लेकिन शेर तो शेर होता है ना, ठीक है, बड़ा तो बड़ा होता है, तो ये राजा सुदास है, इसमें इसकी जीत हो जाती है।
आपसे पूछा जाएगा कि राजा सुदास का संबंध किस वंश से है, तो इसका संबंध त्रिशु या भरत वंश से है। क्लियर है इतनी बात। उसके अलावा कुछ संस्थाएं हैं साथियों, ठीक है। सभा, सभा क्या थी? श्रेष्ठ जनाओं की संस्था थी। समिति, ठीक है, सभा समिति हो गई। वित्त, वित्त क्या है? ये सबसे प्राचीनतम संस्था है यहाँ की। गण क्या है? कुलीनों का एक, कुलीनों, ठीक है, कुलीनों नहीं है, कुलीनों का एक समूह होता था, परिषद होती थी। तो ये सारी संस्थाएं आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें दोस्तों अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये व्यू है आप लोगों के सामने दशहरा के युद्ध का, ठीक है। किसी ने वो बनाया होगा, ठीक है, एक डायग्राम टाइप का। तो साथियों हमारी ये क्लास आज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और अभी इस वीडियो का, इस वैदिक सभ्यता का एक पार्ट आया है। अभी दूसरा और तीसरा इसके आप लोगों के बीच जल्द आएंगे। और कल जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो जनजातियों का सेकंड पार्ट आएगा। तो मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से अपनी मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आप लोग बढ़ते रहिए।